नमस्कार, मैं पूजा भारती। आज की वीडियो में हम कला का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने इसके अर्थ को समझा था और इसकी परिभाषाओं को पढ़ा था। कुछ परिभाषाएं मैंने कहा था अगर और मिलती हैं तो नेक्स्ट वीडियो में उसको रखेंगे। तो कुछ परिभाषाएं मैंने यहाँ लिखी हैं, इनको पढ़ लेते हैं। पहली परिभाषा हमने लिखी है क्रोचे की, बेनिदीती क्रोचे जिनका पूरा नाम है। इनके अनुसार हर एक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानवीय आह्लाद की अभिव्यक्ति है। मानवीय आह्लाद की अभिव्यक्ति को इन्होंने जोर दिया है। ठीक है, इनके अनुसार मानवीय आह्लाद की अभिव्यक्ति ही कला है, जो किसके प्रति होती है? ईश्वरीय कृति के प्रति। ठीक है, इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन्हीं ने ही दी है दूसरी परिभाषा भी कि कला वही है जैसा हर कोई उसे जानता है। ये बहुत छोटे से शब्दों में दे दी इन्होंने, छोटी सी परिभाषा थोड़े से शब्दों में। ठीक है, तो ये आसान है, कला वही है जैसा हर कोई उसे जानता है। हम कला को जिस रूप में भी जानते हैं, हमारे लिए कला वही है क्रोचे के अनुसार। ठीक है, टॉलस्टॉय, इनके अनुसार कला भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा, भावों को व्यक्त करने की ये बात कर रहे हैं। किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा, या फिर रेखा के द्वारा, या रंग के द्वारा, या ध्वनि के द्वारा, या फिर शब्द के द्वारा व्यक्त करना ही कला है, जिसको देखने या सुनने वाले के मन में भी वही भाव जागे। मतलब हम अपनी बात को क्रिया, रेखा, रंग या फिर ध्वनि किसी के भी माध्यम से व्यक्त करें और सामने वाला समझे कि हमारा क्या भाव है। इसको हम क्या कहते हैं? कला कहते हैं। किसने कहा है ऐसा? टॉलस्टॉय ने कहा है। टॉलस्टॉय ने ही एक और परिभाषा भी दी है जिसका मतलब भी यही निकलता है, लेकिन वो बहुत लंबी है इसलिए मैंने यहाँ लिखी नहीं है, पर उसका मतलब भी सेम यही निकलता है। तो जिस परिभाषा का ये मतलब निकल रहा हो कि किसी बात को व्यक्त करना, दूसरों तक पहुँचाना, और वैसा ही जैसा कि हमने पहुँचाना चाहा है, किसके द्वारा? रेखा या रंग या ध्वनि या शब्द के द्वारा किसी भी माध्यम से हमने पहुँचाया है और सामने वाले ने वही भाव समझा है जो हमने व्यक्त किया है। तो इसको क्या कहते हैं? कला। किसके माध्यम, किसने कहा है? ये टॉलस्टॉय ने कहा है। ठीक है, तो ये तो परिभाषाओं की बात हो गई। अब इसके वर्गीकरण की बात करते हैं। हमने पिछले वीडियो में जब मैंने ये स्टार्ट करा था तो मैंने बताया था कि हम जैसे रहते हैं, जैसे चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी करते हैं, सब कुछ कला है। तो कला बहुत सारी हो गई ना, इनको कुछ भागों में बांट के अगर हम समझ लें तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो बहुत से विद्वानों ने बहुत सारे तरीक़ों से इसको अपने अपने तरीके से वर्गीकृत किया है। सारे वर्गीकरण को हम पढ़ लेते हैं, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कुछ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको हम पढ़ लेंगे। इसको हटा देते हैं और वो सारी चीज़ें जो आज पढ़ने वाले हैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स में लिख लेते हैं। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कला का वर्गीकरण है विभिन्न विद्वानों ने अपने अनुसार भिन्न भिन्न तरह से किया है। किन विद्वानों ने कैसे किया है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वात्स्यायन की बात करें तो वात्स्यायन ने अपना एक ग्रंथ लिखा कामसूत्र। कामसूत्र में इन्होंने उपयोगी कला और जिसको कि शिल्प कला भी बोलते हैं और ललित कला दोनों का ही प्रयोग किया है। ठीक है, अब ये चीज़ देखो, ये हमारे 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में इन्होंने लिखा है कामसूत्र। ठीक है, जबकि जो इंग्लिश में जो हमने पढ़ा था कला, आर्ट, कला को हम इंग्लिश में आर्ट कहते हैं और आर्ट शब्द का यूज़ हमने 13वीं शताब्दी से सुना था, है ना। और उसमें हमने ये पढ़ा था 18वीं शताब्दी से उन्होंने उपयोगी कला और ललित कला दो भागों में पढ़ना शुरू किया कला को, जबकि इन्होंने इसका वर्णन कब कर दिया है? 6वीं से 8वीं शताब्दी में ही। तो कितने पुराने हैं ये। ठीक है, इन्होंने उसमें जो कलाएं लिखी हैं, दोनों प्रकार की कलाओं का वर्णन किया है, जिसमें गीत आता है, नाट्य आता है, नृत्य आता है, आलेख आता है, शयन आता है, प्रहेलिका, ये सारी चीज़ों का वर्णन इन्होंने किया है। ठीक है, इसके बाद क्षेमेंद्र जो है इन्होंने लिखा है कला विलास। इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है कला विलास। इन्होंने उसमें कितनी कलाओं का वर्णन किया है वो यहाँ लिखी है। इन्होंने तो 64 कलाओं का वर्णन किया है। कामसूत्र में कितनी कलाएँ हैं? 64 कलाएँ। कामसूत्र में इन्होंने 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया है, जिसमें इन्होंने उपयोगी कला और शिल्प कला दोनों का ही प्रयोग किया है। और उसमें आती हैं गीत, नाट्य, नृत्य, आलेख, शयन और प्रहेलिका, है ना, ये सब कुछ आती हैं। फिर कला विलास की बात कर लें। कला विलास, इसमें इन्होंने 64 जनोपयोगी, 64 वेश्याओं की और 64 सोनारिका कलाओं का वर्णन किया है। साथ में 10 भेषज कलाएं, 16 कायस्थों की कलाएं, 100 सार कलाएं और 32 धर्म, काम और मोक्ष से संबंधित कलाओं का इन्होंने वर्णन किया है। इसको लिख भी लें और इसको याद भी कर लें बहुत अच्छे से। ठीक है,
कितनी सारी कलाएं इन्होंने बताई हैं। 64 प्रकार की तो जनोपयोगी कला बताई हैं, 64 वेश्याओं की कला बताई है, 64 सोनारे का कला बताई है, 10 भेषज कला बताई हैं, 16 कायस्थों की कला बताई हैं, 100 सार कलाएं। सब पढ़ते पढ़ते इतना टाइम निकल जाएगा ना, मतलब होश ही नहीं रहेगा यहाँ पर आते आते कि यहाँ पे कौन सी थी, है ना। इतनी सारी कलाओं का उन्होंने वर्णन किया है इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं, हीगेल की बात करते हैं। इससे थोड़ा बीच में आते हैं, बीच में कुछ विद्वान आए, इन्होंने बताया कि कला जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से उन्होंने कला को 3 प्रकार का माना। काव्य कला उन्होंने माना, कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ विद्वानों ने ऐसा माना कि कला 3 प्रकार की होती है। एक होती है चित्रकला, एक होती है संगीत कला और एक होती है काव्य कला। ठीक है, इन्होंने कहा कि कला जो है वो 3 प्रकार की होती है, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला, जिसमें जो काव्य कला है ये सबसे अच्छी कला है, सबसे उत्कृष्ट कला है, सबसे ऊपर के लेवल की कला है, उच्च लेवल की कला। ठीक है, इसके बाद हीगेल आए, इन्होंने भी यही कहा काव्य कला सबसे अच्छी कला है, लेकिन इन्होंने कहा 3 प्रकार की नहीं होती है, कला 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। हीगेल के अनुसार कला 5 प्रकार की होती है। इन्होंने कला को, कला के 5 प्रकार माने हैं। ठीक है, इसमें ये वाले 3 प्रकार तो आते ही आते हैं। इसमें इन्होंने प्लस कर लिया है मूर्ति कला को और साथ में वास्तुकला को, यानी कि स्थापत्य कला भी इसको हम बोलते हैं। इन्होंने मूर्ति कला और वास्तुकला दोनों को इसमें शामिल कर लिया, जिसमें काव्य कला तो सबसे ऊंचे लेवल की है, यानी कि ये सबसे अच्छी है। ठीक है, लेकिन जो वास्तुकला है इसको सबसे निम्न स्थान दिया है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो वास्तुकला होती है बहुत स्थूल होती है, इसलिए इसको उन्होंने सबसे निम्न श्रेणी का कहा है, सबसे ऊंची श्रेणी का कहा है काव्य कला को। ठीक है, किस क्रम में इन्होंने रखा है उस क्रम को पढ़ लेते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, सिंपल है ना। इस तरीके से इसका वर्गीकरण हुआ है। और हीगेल का जो वर्गीकरण है इसमें इन्होंने सबसे ऊपर रखा है काव्य कला को और सबसे नीचे रखा है वास्तुकला को। बाकी की कलाओं को कैसे रखा है वो भी पढ़ लेते हैं, ये हटा देते हैं और कलाओं को उनके क्रम में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इनके क्रम के अनुसार इन्होंने जैसे इसको बांटा है वो लिखा है हमने। सबसे पहले इन्होंने काव्य कला को माना है सबसे अच्छा, उसके बाद सेकंड नंबर पे इन्होंने संगीत कला को रखा है, फिर चित्रकला को रखा है, फिर मूर्ति कला को, फिर वास्तुकला को। और इसे याद करना कितना आसान है। देखो, सबसे पहले जो कला रखी गई है काव्य कला, इसमें हम शब्दों का यूज़ करते हैं, है ना। संगीत कला में भी शब्दों का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें गाते भी हैं, तो ये थोड़ी टफ हो जाती है ना। गाना आप इसमें ले आए तो थोड़ा टफ हो गया। अब यहाँ पे तो आपने गा भी सकते हो, आप बोल भी सकते हो काव्य में, लेकिन संगीत में तो गाओगे ही। गाने के लिए आपको गायन का ज्ञान होना चाहिए, जबकि काव्य के लिए आपको गायन के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है ना। तो इसलिए शायद इसको थोड़ा नीचे लेवल पर रखा गया होगा। लेकिन एक और चीज़ है, काव्य में आप बोलते हो कोई भी चीज़ तो आप स्पष्ट बोलते हो, लेकिन संगीत में हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ आपको लय भी देखनी होती है, सुर भी देखने होते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा क्लियर आप इसमें अपनी बात को कर पाते हो काव्य कला में। संगीत कला में उससे थोड़ा कम, है ना, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है, इसलिए इसको थोड़ा नीचे कर दिया। मैंने याद करने के लिए बताया है ये। अब इसके बाद चित्रकला जो है, अब देखो चित्रकला में आप शब्दों का यूज़ ही नहीं करते हो, आप इसमें सिर्फ बनाते हो, और बनाते हो तो सब कुछ क्लियर उसमें बनाने में हो रहा होता है। आप कोई फूल बनाना दिखाना चाहते हो किसी को, उसका रंग दिखाना चाहते हो, तो आप एक फूल बनाते हो, उसमें रंग भर देते हो। थोड़ा सा इजी भी है ना, लोगों को दिख भी रहा है, आप अपनी बात क्लियर भी कर पा रहे हो, लेकिन उतने स्पष्ट तरीके से क्लियर नहीं कर पा रहे हो जितना आप काव्य और संगीत कला में कर लेते हो, है ना। इसलिए इसको 3rd नंबर पे रखा है। इसके बाद मूर्ति कला जो है, इसमें आप हर बात उतने आसान तरीके से व्यक्त नहीं कर पाओगे जितने आसान तरीके से आप चित्रकला में व्यक्त कर लोगे, क्योंकि मूर्ति भी बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। अगर हम किसी मूर्ति को बनाने में किसी औजार से ठोकने का यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है हम कोई व्यक्ति की मूर्ति बना रहे हो और नाक पे उसकी ठोके और नाक ही टूट जाए, है ना। तो वो थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए चित्रकला में ऐसा नहीं होगा। चित्रकला में रंग बिगड़ जाएगा, फिर से संभाल लोगे, हालांकि नाक भी अगर टूट जाएगी तो फिर से उसको ठीक कर लोगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी चित्रकला जो है वो इससे थोड़ा स्पष्ट ज़्यादा करती है। ठीक है, तो इसलिए मूर्ति कला चित्रकला के बाद है। वास्तुकला तो उन्होंने बता ही दिया, क्योंकि ये स्थूल है इसलिए इन्होंने इसको सबसे निम्न स्तर पे रखा है। तो सबसे ऊपर काव्य कला है, फिर वास्तुकला है, और इसको क्रम से याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से समझें और इसको याद करें। ठीक है,
अब बात कर, इतने सारे हमने विद्वानों के बारे में पढ़ लिया। इन विद्वानों ने अपने अपने तरीके से कला को अपने कई तरीकों में बांटा है ना। लेकिन कला मुख्यतः दो प्रकार की होती है, ठीक है। कला को प्रमुखता दो प्रकार का बताया गया है। कला कितने प्रकार की होती है? कला दो प्रकार की होती है। एक होती है उपयोगी कला, जिसको कि हम शिल्प कला भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है ललित कला, दूसरी होती है ललित कला, ठीक। एक उपयोगी कला और एक ललित कला। उपयोगी कला वो होती है जिसमें कि हम वो सारी चीज़ें करते हैं जो हमारे उपयोग में आती हैं, जैसे सिलाई करना, कढ़ाई करना, बुनाई करना, ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं? हमारे उपयोगी कला में आ जाती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है ललित कला। तो ललित कला का जो उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हमें आनंदित करें, ठीक है। तो इस तरीके से ये कला के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। अब इसमें जो ललित कला है इसके भी और प्रकार हैं। इसके कौन कौन से प्रकार हैं? इसके 5 प्रकार हैं, यही वाले। ये सारी पांचों कलाएं किस में आ जाती हैं? ये आ जाती हैं ललित कला में, ठीक है। और इसी क्रम में हम रखेंगे सबसे पहले काव्य कला, फिर संगीत कला, फिर चित्रकला, फिर मूर्ति कला और फिर वास्तुकला, ठीक है। अब ललित कला में ये जो 5 प्रकार की कलाएं हैं इनको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये जो 5 कलाएं हैं इनको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो है हमारी रूपप्रद कला और दूसरी हमारी अरूपप्रद कला, अरूपप्रद कला, ठीक है। रूपप्रद कला और अरूपप्रद कला, नाम से पता चल रहा है कि जो दिख रही होगी और जो नहीं दिख रही होगी। जो दिख रही है उनमें कौन सी कला आती है? एक तो आती है मूर्ति कला और एक आती है वास्तुकला। कुछ लोग मूर्ति कला को इसमें शामिल नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग करते हैं, तो ये मूर्ति कला इसमें शामिल है भी और नहीं भी है। अरूपप्रद कला में कौन कौन सी आती हैं? काव्य कला, संगीत कला और चित्रकला। कुछ लोग चित्रकला को इसमें शामिल नहीं करते हैं, नहीं सॉरी, चित्रकला को कुछ लोग इसमें शामिल करते हैं, सॉरी। चित्रकला आती है रूपप्रद कला में, लेकिन कुछ लोग चित्रकला को अरूपप्रद कला में शामिल करते हैं, ठीक है। वैसे इसमें दो, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। यहाँ पे आती है चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला, यानी कि स्थापत्य कला यानी कि वास्तुकला, ठीक है। अरूपप्रद कला में 2 प्रकार की कलाएं आती हैं। एक आती है काव्य कला और एक आती है संगीत कला। देखो नाम से पता चल रहा है रूपप्रद यानी कि जिसको कि हम देख सकते हैं। किसको देख सकते हो? आप मूर्ति को देख सकते हो, स्थापत्य कला में आप भवनों को देख सकते हो, है ना, चित्रकला को देख सकते हो। लेकिन ये जो दोनों कलाएं हैं, कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जो कलाएं हैं ये अरूपप्रद कलाएं में नहीं, अरूपप्रद भी नहीं मानते हैं, इसको मानते हैं सूक्ष्म कला। क्या मानते हैं? सूक्ष्म कला, क्योंकि इसमें मानते हैं कि कुछ अमूर्त चीजें भी होती हैं। आजकल आधुनिक काल की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे तो ये इसी तरीके से विभाजित है, लेकिन आजकल ऐसा माना जाता है कि जो चित्रकला और मूर्ति कला है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हम डालने लगे हैं, ऐसी चीज़ें बनाने लगे हैं जो कि मूर्त नहीं होती है, जिनको कि हमें समझना पड़ता है। तो इसलिए हम इसको सूक्ष्म कला में रखते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से रूपप्रद कला में केवल स्थापत्य कला है और अरूपप्रद में काव्य और संगीत कला है। काव्य और संगीत तो में नहीं दिखाई देता ना, इसको हम सुन सकते हैं, तो ये अरूपप्रद में आएगी। मेन जो है आपकी वो यही है, ये बाद में आई है, अभी आधुनिक समय में इसको माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी शायद, मेरे ख्याल से। यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा, ये यहाँ पर से देखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, इसको किस तरीके से विभाजित किया है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या क्या है। काव्य कला, देखो नाम से पता चल रहा है, हम इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते भी हैं। जब हम शब्दों का अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, तोड़ मरोड़ का सुंदर तरीके से यूज़ करते हैं, तो उसको हम काव्य कला कहते हैं। इसका आधार होता है शब्द और उसका अर्थ, ठीक है। ये इसके आधार हैं। काव्य कला के आधार क्या है? शब्द और अर्थ। जहाँ पे हम शब्दों का यूज़ करते हैं, उनके अर्थों का यूज़ करते हैं, तुक मिलाते हैं, वो होती है काव्य कला। संगीत कला, संगीत कला में हम स्वरों का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें स्वर होते हैं, गायन होता है, इसमें आप अच्छे सुंदर तरीके से लहराते हुए आवाज़ में किसी बात को व्यक्त करते हो, है ना। तो इसमें सुरों का यूज़ होता है। इसका जो आधार है
ठीक है। इसका जो आधार है वो क्या है, स्वर और नाद, ये संगीत कला का आधार है। अब बात करते हैं चित्रकला की। तो चित्रकला से कौन परिचित नहीं होगा, चित्रकला को तो सभी जानते होंगे। कभी भी हम कोई भी चीज़ बनाते हैं किसी कागज़ पर या किसी दीवार पर, कहीं पर भी, तो हम वहाँ उसको बनाकर रेखाएं, आकृतियाँ सब बनाकर उसमें रंग भरते हैं, तो वो हमारी चित्रकला कहलाती है। ठीक है, यानी कि रंग, आकृति और लकीरें, रेखाएं, इन सब से बनी हुई कोई भी चीज़ क्या कहलाती है, चित्रकला के अंतर्गत आती है। इसका आधार क्या होता है, इसका आधार होता है रंग और ब्रश। इसके बाद नेक्स्ट आता है मूर्तिकला। मूर्तिकला में आप किसी व्यक्ति को ही नहीं, किसी चीज़ को भी, किसी वस्तु की भी मूर्ति बनाते हो। मतलब आप पत्थरों का यूज़ करते हो, उनको तराशते हो और उस आकार में लाते हो जिसमें आप चाहते हो, उसको हम कहते हैं मूर्तिकला। ठीक है, इसका जो आधार है वो है पाषाण यानी कि पत्थर और औजार। ठीक है, पाषाण यानी कि पत्थर और औजार। वास्तुकला, वास्तुकला यानी कि स्थापत्य कला, यानी कि वो कला जिससे हम भवनों का निर्माण करते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, भवन, चर्च, इन सब चीज़ों का हम निर्माण करते हैं, उसको हम लाते हैं स्थापत्य कला में, यानी कि वास्तुकला में। ठीक है, इसका आधार होता है चूना और मिट्टी, लेकिन आजकल के टाइम में हम इसमें ईंट, मिट्टी, चूना, सीमेंट सब कुछ लगाने लगे हैं ना, तो वो इसका आधार है आजकल के टाइम पे। ये उस टाइम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये इसका वर्गीकरण है जिसको आज हमने समझा। कुछ भी अगर ऐसा लगे जो आपको समझ में नहीं आया हो या मैंने कुछ गलत बताया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हो। मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो भी रुचिकर रहा होगा। थैंक यू।